अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम ईशा है और आप देख रहे हैं व्हेन द एप्पल ड्रॉप्स। दिसंबर में चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन ने अनाउंस किया कि उन्होंने दुनिया का पहला कमर्शियल ग्रिड कनेक्टेड सुपर क्रिटिकल CO2 पावर यूनिट स्विच ऑन कर दिया है। ये सिस्टम किसी फैंसी न्यूक्लियर प्लांट से नहीं जुड़ा, बल्कि एक स्टील वर्क्स में वेस्ट हीट सिस्टम के साथ बोल्ट किया गया है, जूजो में। हर कोई कह रहा है कि स्टीम इंजन का खत्मा हो गया, लेकिन क्या हम सच में विक्टोरियन थर्मोडायनामिक्स से आगे निकाल रहे हैं? चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। इस सिस्टम का नाम चेतन 1 है और ये एक्चुअली 2 टर्बाइन्स का पेयर है, जिसमें हर टर्बाइन 15 मेगावाट की कैपेसिटी रखती है। चाइना का क्लेम है कि एग्जिस्टिंग स्टीम टर्बाइन की जगह सुपर क्रिटिकल CO2 लगाने से एनर्जी जनरेशन एफिशिएंसी 85% से ज़्यादा बढ़ गई और सेम हीट सोर्स से अब 50% ज़्यादा नेट पावर मिल रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूरा सेटअप 50% छोटा हो गया है। स्टील वर्क्स अब हर साल 70 मिलियन किलोवाट आवर्स से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। तो सुपर क्रिटिकल CO2 है क्या एक्चुअली? ये समझने के लिए पहले समझते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्या होता है। 1800s में बैरन चार्ल्स कैंगनार्ड de la Tour ने डिस्कवर किया था कि जब आप टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाते हैं तो लिक्विड और गैस के दरमियान का फर्क खत्म होने लगता है। मॉलिक्यूल्स इतने गर्म हो जाते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उन्हें लिक्विड में बॉन्डेड नहीं रख सकते, मतलब ये गैस की तरह बिहेव करता है। लेकिन इसकी डेंसिटी यानी हर वॉल्यूम में मॉलिक्यूल्स की तादाद इतनी ज़्यादा होती है, ये बेसिकली लिक्विड जितनी डेंस होती है। सवाल ये है कि CO2 ही क्यों, पानी क्यों नहीं? लोग पानी को हार्मलेस समझते हैं, लेकिन पावर प्लांट्स में पानी एक्चुअली बहुत केमिकली एग्रेसिव होता है। सुपर क्रिटिकल कंडीशंस में पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एम्बिएंट पे 80 से गिर के क्रिटिकल पॉइंट के करीब 10 से भी नीचे आ जाता है। इसका मतलब ये है कि मेटल ऑक्साइड्स जो नॉर्मल पानी में स्टेबल रहते हैं, सुपर क्रिटिकल पानी में डिसॉल्व होकर कोरोड होने लगते हैं। CO2 केमिकली बहुत ज़्यादा स्टेबल है और इलेक्ट्रोकेमिकल करोजन को सपोर्ट नहीं करता। सबसे बड़ी बात, पानी का क्रिटिकल पॉइंट 374 डिग्री सेल्सियस और 22 केमिकल करोजन को सपोर्ट नहीं करता। अब देखते हैं चेतन 1 का ब्रेटन साइकिल कैसे काम करता है। सबसे पहले CO2 को 30 डिग्री सेल्सियस पे लिया जाता है, जो उसके 31 डिग्री क्रिटिकल पॉइंट से सिर्फ थोड़ा नीचे है, और यहाँ इसकी डेंसिटी ऑलरेडी 600 से 800 किलोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर होती है। फिर इसको कंप्रेसर में 20 मेगापास्कल्स यानी रफली 200 एटमॉस्फेयर्स तक प्रेशराइज किया जाता है। क्योंकि CO2 क्रिटिकल पॉइंट के करीब बहुत डेंस है, इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम बहुत कम होता है और कंप्रेसर का काम स्पेसिफिक वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। इसलिए सुपर क्रिटिकल CO2 को कंप्रेस करने में इस हाई प्रेशर फ्लूइड को फिर एक रिक्यूपरेटर में भेजा जाता है, जहां ये टरबाइन के एग्जॉस्ट से हीट एब्जॉर्ब करता है। एग्जॉस्ट की टेम्परेचर 3 से 500 डिग्री सेल्सियस तक होती है, तो सिस्टम इस हीट को एनवायरनमेंट में वेस्ट होने के बजाय इंटरनली रिसाइकिल करता है। स्टीम प्लांट्स में ये मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ लो प्रेशर एग्जॉस्ट सिर्फ 40 से 60 डिग्री सेल्सियस होती है। रिक्यूपरेशन के बाद CO2 पहले से ही 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो चुका होता है। फिर प्राइमरी हीट सोर्स में CO2 को 700 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो चुका होता है। क्योंकि CO2 साइकिल के ज़्यादातर हिस्सों में स्टीम से 1 से 3 ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड तक डेंसर होता है, सेम पावर आउटपुट के लिए वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट बहुत कम चाहिए होती है। इसका मतलब ये है कि टर्बो मशीनरी स्टीम सिस्टम के मुकाबले में 10 टाइम्स तक छोटी हो सकती है। सेंट्रीफ्यूगल स्ट्रेस ब्लेड के रेडियस पे डिपेंड करता है, तो ये मशीन्स मटेरियल लिमिट्स एक्सीड किए बिना टेंस ऑफ थाउजेंड्स RPM पे घूम सकती है। रिजल्ट ये है कि सुपर क्रिटिकल CO2 सिस्टम्स का थर्मल एफिशिएंसी 45 से 50% तक होता है। साइज, डेंसिटी और एफिशिएंसी तीनों में सुपर क्रिटिकल CO2 स्टीम से बीट करता है। लेकिन हर चीज़ इतनी सिंपल नहीं है। पहला चैलेंज मटेरियल्स का है। 500 स्टील सस्टेन्ड लोड में क्रीप करने लगते हैं और ऑक्साइड स्केल्स बनते हैं जो थर्मल साइक्लिंग में क्रैक हो सकते हैं। इसलिए मॉडर्न हाई टेम्परेचर पावर प्लांट्स निकल बेस्ड सुपर अलॉयज यूज करते हैं, जैसे इनकोनेल 718 या हेन्स 230। लेकिन सुपर क्रिटिकल CO2 में 500 से 700 डिग्री सेल्सियस के दरमियान आयरन और निकल अलॉयज कार्बन एब्जॉर्ब करते हैं, जो ग्रेन बाउंड्रीज के साथ ब्रिटल कार्बाइड्स बनाता है। इस प्रोसेस को कार्बनाइजेशन कहते हैं। दूसरा मेजर चैलेंज रिक्यूपरेटर का है। सुपर क्रिटिकल CO2 साइकिल की एफिशिएंसी डिपेंड करती है कि टर्बाइन एग्जॉस्ट से कितनी हीट कंप्रेस्ड इनलेट स्ट्रीम में वापस भेज सकते हैं। यूजुअली 90% से ज़्यादा इफेक्टिवनेस चाहिए। ये डिफ्यूजन बॉन्डेड प्रिंटेड सर्किट हीट एक्सचेंजर्स यूज करते हैं, जो केमिकली एच्ड मेटल प्लेट्स के थाउजेंड्स माइक्रो चैनल्स बनाते हैं। तीसरा चैलेंज टर्बो मशीनरी है। छोटी रोटर्स को टेंस ऑफ थाउजेंड्स RPM पे घूमना पड़ता है। कन्वेंशनल बेयरिंग्स इस स्पीड पे लुब्रिकेंट ब्रेकडाउन कर सकते हैं। इसलिए टीम्स जर्मनी जैसे देशों में मैग्नेटिक बेयरिंग्स टेस्ट कर रहे हैं।
तो चेतन 1 के बारे में हम कितना एक्साइटेड होना चाहिए? अगर ये जेन्युइनली हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे स्टेबल रिक्यूपरेशन और रिलायबल टर्बो मशीनरी के साथ चल रहा है, तो ये सिर्फ इंक्रीमेंटल एफिशिएंसी नहीं है। ये सिग्नल है कि मैन्युफैक्चरिंग टॉलरेंसेज, मटेरियल साइंस और सिस्टम इंटीग्रेशन चैलेंजेस फाइनली कन्वर्ज हो रहे हैं। लेकिन टेस्ट सेटिंग भी बहुत कुछ कहती है। ये फ्लैशी नेक्स्ट जेन न्यूक्लियर रिएक्टर पे नहीं लगाया गया, ये बस वेस्ट हीट पे लगाया गया है। अगर सुपर क्रिटिकल CO2 टर्बाइन्स मैच्योर होती, तो इन्हें डायरेक्टली एडवांस्ड न्यूक्लियर डिजाइन्स में इंटीग्रेट होते देखते।